बात क्या है? दादा भाई। अच्छा ठीक है, अब गहरी सांस लीजिए। हमने कहा आप एक गहरी सांस लीजिए। अब बताइए बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजबदे भाभी जी के प्राण लेना चाहती है। लगता है आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अरे भला छोटी माँ अजबदे के प्राण क्यों लेगी? साक्ष्य है हमारे पास, वो साक्ष्य है। मानकवर, लगता है आप गुप्तचरी की रोमांचक कथाएं बहुत पढ़ने लगी। उन्हीं का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है आप पर। सच कह रहे विश्वास। क्या विश्वास कर ले मान? बताइए हमें। आपकी बेस पैर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले। दादा भाई, जिन्हें हमने मन से मां माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन मान लें, जो हमें और अजबदे से बहुत स्नेह करती है। छोटी माँ कहाँ मारना चाहती है अजबदे भाभी जी को? उन्हें विवश किया जा रहा है, उन्हें केवल साधन मात्र बनाया जा रहा है इस षड्यंत्र के लिए। वास्तविकता में इस योजना के पीछे तो बताइए कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? बताइए मानकवर, हमने कहा बताइए। रानी माँ। क्या? हाँ दादा भाई, वही है इस सब के पीछे। वही हर प्रकार से आपका अहित चाहती है। वही चाहती है छोटी माँ अजबदे भाभी जी के प्राण ले ले। और इससे पहले कि आप फिर से हमें मूर्ख और पागल कहें, बस एक बार विस्तार से हमारी बात सुन ले। उसके पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, 100%। अब कहते जाइए, हम सुन रहे हैं। जयवंत बाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? अजबदे को मार के अपने आप को बचा लीजिए। वीरबाई जी, क्षमा चाहते हैं आपसे। वो हमने कार्यक्रम महल के मुख्य कक्ष में करने का निर्णय लिया है। वो क्या है ना कि रावत जी इतने सारे उपहार और भेंट ले आए हैं कि अब उनके लिए ये कक्ष थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो ये सारा सामान वहां लेकर जाना है? हमारा मतलब है कि कितना समय लग जाएगा इसमें? वीरबाई जी, सामान की चिंता आप क्यों कर रही हैं? दासियां है ना, ये सारा सामान वहां रख देंगी। आप चलिए। जी चलिए। अरे वीरबाई जी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, थाल दासी को दे दीजिए, वो ले आएगी। चलिए। जी नहीं, ये थाल हम स्वयं लेके जाएंगे। इसमें हमारी भिंडी के लिए विशेष लड्डू है ना, हम मतलब दासियों के हाथ कैसे दे सकते हैं? चलिए। ठीक है, चलिए। अब आप ही बताइए दादा भाई, आप अभी भी हमारी बात पर संदेह करेंगे? रानी माँ ने पूरे ध्यान से गौरे के संस्कार के दौरान अजबदे भाभी जी के प्राण लेने की विस्तृत योजना बनाई है। घृणा करती है वो आप। बस मान, बस। बस। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी और जो हमें आज तक याद है। दादा भाई, हम यहाँ आपको रानी माँ का षड्यंत्र बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अजबदे भाभी जी के प्राण लेने की योजना बनाई है। आप हमें कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, गांव में एक युवक था, सद्मार्ग से भटक गया था। बुरी संगत में प्रतिदिन मद्यपान करता और जुआ खेलता। जुए और मद्यपान की बुरी लत में पहले उस युवक ने अपनी मां की मेहनत की एक एक पाई और फिर अपने घर की हर एक वस्तु लुटा दी। बेटा, तू पहले ही सारे पैसे उड़ा चुका है। अब कम से कम घर के बर्तनों को तो मत बेच।
छोड़ दे। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बूढ़ी माँ अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही और उस बेटे पर तो मद्यपान और जुए का भूत सवार था। उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी, अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ रोकती रही, बेटा चिल्लाता रहा। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। और अंत में उसने कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ को मार मार कर उनके प्राण ले लिए। और फिर उस दुष्ट बेटे ने अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े किए उसी कुल्हाड़ी से, फिर उसे टोकरी में डाल सर पे रख लोगों से अपनी माँ की हत्या को छिपाने के लिए वो जंगल में चल पड़ा। बहुत घबरा कर वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक माँ के पत्थर से उसे ठोकर लगी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, बेटा संभल के बेटा, संभल के, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये होती है माँ जो अपने दुष्ट बेटे के हाथों कटने के बाद भी जब बेटे को साधारण ठोकर लगती है ना तो स्नेह और चिंता से सिहर उठती है। वो होती है माँ। हम ये कैसे सोच लें कि रानी माँ हमारे और हमारी पत्नी के बारे में अहित सोचती है। हम ये क्यों ना सोच लें कि ये सब जो आप कह रहे हैं ये संपूर्ण बातें आपकी एक दिवा स्वप्न, कल्पना भरी है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? बताइए, उत्तर है आपके पास। दादा भाई, आप अत्यंत भले और अच्छे इंसान हैं, इसलिए जीवन में भी केवल भली कथाओं के मूल्यों को देखते हैं। दादा भाई, आप नहीं समझेंगे। छोटी माँ, ये थाल हमें दे दीजिए ना, काफी भारी है, आपको समस्या हो रही होगी ना, हमें दे दीजिए। नहीं मान, हमें कोई समस्या नहीं हो रही। छोटी माँ, मान, रहने दीजिए ना। हीरबाई जी अपनी बीदनी के हर कार्य अपने हाथों से करना चाहती हैं। लगता है अजब को अपने घर ले जाने की बहुत उमंग है इनके मन में। फिर हम इन्हें क्यों छेड़े? ठीक है ना? उमंग तो सच में बहुत है हमारे मन में अजब को लाने की। उमंग सिर्फ आप ही को है क्या छोटी माँ? हम आपकी मदद कर। हम ये थाल नहीं देंगे। आप अपनी भाभी जी को समारोह कक्ष में लेके जाइए, तब तक गौने का मुहूर्त भी हो जाएगा। हाँ, चलिए। भाभी जी, दादा भाई की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। हम जाकर भाभी जी से कहते थे कि चाहे जो भी हो उन्हें ये लड्डू नहीं खाना। कैसे लग रहे हैं हम? एक कमी रह गई है। अच्छा, बताइए बताइए, कुछ पहने कुछ निकाले। ये काजल टीका, अब हमारी सुंदर सुंदर भाभी को किसी की नजर नहीं लगेगी। चांद, आप तुरंत बाहर जाइए। क्यों? हम क्यों बाहर जाएं? भाभी जी को गौने के लिए तो हम ही लेकर जाएंगे ना मुख्य कक्ष तक। चांद, हमें भाभी जी से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाभी जी को छोड़ के। चांद, कभी तो हमारी बात मान लिया कीजिए। चांद, आप बाहर जाकर हमारी चुनरी से मेल खाते पुष्प ले आएंगी, अच्छे लगेंगे ना हमारे वस्त्र के साथ। हाँ हाँ, हम अभी जाते हैं। क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण बात है भाभी जी, हमने दादा भाई से भी कहा, किंतु वे हमारी बात माने नहीं और आगे अपनी पत्नी के कक्ष में उनसे बात करने। दादा भाई, कहने दीजिए ना हमें। जो कहना है हम कहेंगे। आपकी अनुमति हो तो हम कुछ देर इनसे बात कर सकते हैं एकांत में। धन्यवाद।
क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे एकांत में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही। कैसे लग रहे हैं आप? अब हमसे पूछ रही हैं, हमें क्या पता सौंदर्य के बारे में? ये आप ही ने कहा ना हमसे। ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा। अर्थात आप हमारी स्मृति पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं या फिर हमारे सत्य बोलने पे? नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि आपके लिए आंतरिक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बाहरी सौंदर्य के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अब हमें भी तैयार होना है, चलते हैं। और हम जो आपके लिए तैयार हुए हैं वो? देखिए, कभी कभी बाहर की सुंदरता की भी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे आप ठीक लग रही हैं, परंतु आपने हमें आग भरकर देखा भी नहीं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ू, पाऊँ तुम्हें तो जग में छोड़ू। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। कहते हैं जो बहुत सुंदर हो और हम उन्हें जी भर के देखें तो उन्हें नजर लग जाती है, इसलिए आपको नहीं देख रहे। हमने हमेशा यही प्रार्थना की है कि आपकी नजर सदा हम पर बनी रहे। अब जाइए, शीघ्र तैयार होकर हमें अपने घर ले चलिए। अवश्य, चलते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं था? एकांत चाहिए, हम सब समझते हैं दादा भाई, हमें वहां से निकालने के लिए आपको एकांत चाहिए था। दादा भाई, मान अब एक और शब्द नहीं उस काल्पनिक विषय पर, हमें तैयार होना है। दादा भाई, हम जानते बूझते आपको इतना बड़ा संकट मोह लेने नहीं दे। देखिए मान कंवर, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर एक क्षण के लिए बात मान लेने की सच है, जो कि नहीं है, फिर भी यदि रानी माँ या छोटी माँ हमारे पत्नी के प्राण लेना चाहती है तो ले ले। हाँ, माँ के लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो संतान को लज्जा किस बात की? अगर उनकी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है तो ठीक है, हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर देंगे। दादा भाई, बस अब एक और शब्द नहीं, बस। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक कार्य कीजिए, रावत जी से जाकर कहिए कि गौने से पहले वे हमें हमारी छुरी दे दें। जाइए मान। दादा भाई, हम इस समय नहीं जा सकते, गौने का संस्कार आरंभ होने वाला है। हम कैसे? आरंभ होने से पहले आप वापस लौट आएंगे। क्या आप हमारा ये कहा नहीं मानेंगे? आपके दादा भाई का। मान कंवर, चाहते हैं कि इस विषय पर आप किसी से कुछ ना कहें, ठीक? स्वस्ति न इंदो विदसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
विशेष प्रसाद की मिठाई का थाल भी यहाँ रखवा दीजिए। मान जीजा कहाँ है? बस अभी आ रही है। हमने मान को रावत जी के पास किसी कार्य के लिए भेजा है। आप भी ना, यहाँ पर संस्कार आरंभ हो रहे हैं और आपने मान को काम से भेज दिया। अरे आप चिंता क्यों करती हैं भाभी जी, हम अभी भाग कर उन्हें लेकर आते हैं। सुनिए, लौटते समय मार्ग से तुलसी के पत्ते तोड़ के लेते आइए। जी। क्या ये आपकी ओर से हमारे लिए पहली डांट थी? नहीं नहीं, क्या आप भी? रावत जी कहाँ मिलेंगे? वो तो शस्त्र अभ्यास प्रांगण में है, आगे से आए। हाँ पत्ता, आपने तो काया ही पलट कर रख दी है बिजोलिया की इस सेना की। इसका श्रेय तो कुंवर प्रताप को जाता है रावत जी। रावत जी, हम खड़े। दादा भाई ने कहा है गौने के संस्कार के लिए उन्हें आपसे छुरी चाहिए। किंतु वो छुरी तो हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ? इसका अर्थ हुआ दादा भाई ने वहां से भी हटाने के लिए हमें यहाँ भेजा है, जानबूझकर। जीजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ गाने की रस्म आरंभ हो गई है। रस्म शुरू हो गई? चलो। मान जीजा रुकिए, हमें तुलसी के पत्ते लेते हुए जाना है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अरे पर 2 पल ही तो लगेंगे। अगर हम वहाँ इस समय नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। ये मान जीजा भी ना, चलो हम मिले आते हैं। अब वर और वधू एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। वीर भाई जी, लीजिए, आपका वो विशेष लड्डू खिलाने का क्षण आ गया। इतना सोच क्या रही है वीर भाई जी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि स्वयं कुंवर प्रताप ये विषाक्त मिठाई या चकदे को खिलाए। दीजिए, कुंवर प्रताप को ये लड्डू दीजिए।
मत खाइए, थूक दीजिए, अभी थूक दीजिए। मान, शांत हो जाइए आप। दादा भाई, हम कैसे शांत हो जाए? भाभी जी मत खाइए। अरे आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों? जाइए, कोई कुछ कीजिए। चांद, कोई जाके जल ले आइए थोड़ा। दादा भाई जल से कुछ नहीं होगा, आप तो जानते हैं ना, वेदा जी को बुलवाना पड़ेगा। जाइए आप लोग, कोई वेदा जी को बुलवाइए। मान। भाभी जी आप ठीक है ना? माँ शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे शांत हो जाए छोटी माँ? ये सब आपके कारण हो रहा है। जाने अपने लड्डू में क्या मिला दिया? मान, चुप हो जाइए बस। अच्छा देख, आप गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं हुआ आपको, बस। भाभी जी आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हम ठीक हैं माँ। जिसके कुंवर प्रताप जैसे रक्षक हो, उसे भला क्या हो सकता है ना वीर भाई जी? बिल्कुल सही कहा आपने। जीजा आप भी ना व्यर्थ ही डरा दिया सबको। अब मांगी क्षमा छोटी माँ से, बिना बात उन पे क्रोध। वे तो चित्तौड़ से आए ही हैं भाभी जी को लड्डू खिलाने। हाँ माँ, लड्डू स्वादिष्ट था, बल्कि अधिक स्वादिष्ट था। इसीलिए तो हम स्वयं पर संयम नहीं रख पाए और सबसे बड़ा कौर खा लिया, तो फंसना ही था गले में। मान, माँ चाहे छोटी हो या बड़ी, माँ माँ होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कुंवर प्रताप। माएँ जब अपने बच्चों की नजर उतारती हैं तो उनकी सारी अलाबला अपने सर ले लेती हैं। हमने भी ऐसा ही किया होगा लड्डू बनाते समय। वो प्रसाद का लड्डू है, उससे केवल भला ही हो सकता है मान। ईश्वर आप दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन दे। हमारी मान बहुत समझदार है, समझ गई होगी। अब हमें आदि शक्ति की पूजा आरंभ करनी चाहिए। आप लोग पूजा आरंभ कीजिए, हम अभी आते हैं। अगली बार चित्तौड़ के लड्डू देख लालच नहीं कीजिएगा। आपको यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है ना कि ये चूहा मर गया और अजब दे के प्राण नहीं लिए इस लड्डू ने? सच कहा आपने छोटी माँ, हमें भी इसी बात का आश्चर्य हो रहा है कि जिस विष ने इस चूहे के प्राण ले लिए, फिर उसने अजबदेव भाभी जी को कैसे छोड़ दिया? क्योंकि हमने खुद देखा था आपको लड्डू में विष मिलाते हुए। ये सच है मान, हमने मिलाया था विष उस लड्डू में, किंतु जो लड्डू अजबदे ने खाया था उसमें विष नहीं था। ये है वो लड्डू जिसमें विष है। छोटी माँ, हमें कुछ समझे नहीं। अगर आपको अजबदेव भाभी जी को विष देना ही नहीं था, फिर आपने क्यों सभी दासियों को कक्ष के बाहर भेजकर चोरी चोरी उस लड्डू में इतना तीव्र विष मिलाया?
कुछ समय के लिए आपकी रानी माँ का भूत हम पर सवार हो गया था। वो कहते हैं ना, बुराई के दांत चाहे कितने तीखे हो, किंतु उसे हार तो माननी पड़ती है। हमारे भीतर की बुराई की काली छाया को भी हार माननी पड़ी। नहीं तो कदाचित हमसे भी ये अक्षम्य अपराध हो जाता। आपकी बेसब्री की बातों को सुनकर अपनी छोटी मां पर अविश्वास करने, जिन्हें हमने अपने मन से मां माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन माने, जो हमें और जगदेव से बहुत स्नेह करते। छोटी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे अतिरिक्त सबने आप पर विश्वास किया, पता नहीं क्यों हम आपकी अच्छाई पर अविश्वास कर रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए। मान, आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आपने जो देखा, आपने जो सुना होगा, आप उसके पश्चात हम पर विश्वास कैसे कर सकती थी? हमारा तो स्वयं से ही विश्वास डगमगा गया था। किंतु उस पल बस एक ही बात ने हमारे भीतर की सभी निर्बलताओं को पराजित कर दिया। हमने सोचा कि हम जो ये पाप करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुंवर प्रताप पे क्या पड़ेगा। और इस एक सोच ने सारी दुविधाओं, सारी कठिनाइयों, सारी निर्बलताओं को जैसे हरा दिया। और हमें समझ में आ गया कि हम क्या चाहते हैं। कुंवर प्रताप और अजब देव सुखी और मंगलमय जीवन व्यतीत करें, और भला हम क्या चाहेंगे मान? शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविधता निवारण हे विभो। अब आप अपने दाहिने हाथ में इनका दाहिना हाथ रखिए। क्योंकि आज से आप दोनों अपना सुखी वैवाहिक जीवन आरंभ कर रहे हैं, इसलिए आदिशक्ति को साक्षी मानकर आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प लीजिए, कुल की वृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। कुल की वृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प लीजिए, सुख समृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुख समृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प कीजिए, एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। एक दूसरे की सुरक्षा में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुजन रंजन मंगल मंदिरम। रावत जी, आपके लिए राणा जी का संदेश है। इसे केवल आप ही के हाथ सौंपने का निर्देश मिला है। हमें पता चला है कि मुगलों ने कुंवर प्रताप को हानि पहुंचाने के लिए 10 खूंखार योद्धाओं को भेजा है, और वे इस समय मेवाड़ में ही हैं। आप सतर्क रहिए और इस बात का ध्यान रखें कि ये बात कुंवर प्रताप को ना पता चले। रावत जी, यदि कोई चिंता का विषय हो तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। क्या? सब ठीक है पंडित जी, आप पूजा चलने दीजिए। जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते अजदिते। हमें भी विश्वास नहीं हुआ था। ध्यान रहे पता।
ये बात केवल आप तक ही सीमित रहे और जी राज प्रताप को इसका पता न चलने पाए। क्षमा कीजिए रावत जी, हम अभी जाकर पूरी बिचौलिया में अपने सभी प्रशिक्षित सैनिकों को फैला देते हैं। कुंवर प्रताप तो क्या, वो हथियारे उनकी छाया तक को नहीं छू पाएंगे। उन 10 हथियारों को चुन चुन कर मारेंगे हम, एक एक को काट कर रख देंगे। चलते हैं रावत जी। पता, ध्यान रहे, आपको इस महल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी है। सतर्क रहिए। आज बाजार बंद क्यों है? कुंवर प्रताप और अजाबदे का आज गौना है, सब लोग वहीं पर गए होंगे। कौन है भाई आप सब? चलो। अब आप दोनों आदिशक्ति को प्रणाम कीजिए और फिर अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो। छोटी माँ अब तक नहीं आई। वीर भाई जी, हमारी पत्नी को इस महल से बाहर जाने के लिए विवश करने के पीछे आपके पास और कोई तर्क नहीं हो सकता। भूल गई आप? जब बात आपके मान सम्मान की थी तब हमने सब कुछ भूलकर आपकी मांग में सिंदूर भरा था। लोक लाज तक की हमने चिंता नहीं की थी। सभी की इच्छा के विरुद्ध चले गए थे हम, यहाँ तक कि अपनी प्रिय महारानी जयवंता बाई जी की इच्छा के विरुद्ध भी चले गए, ताकि आपके मान सम्मान, आपके गौरव हम सुरक्षित कर सके, उसकी रक्षा कर सके। और आपने क्या किया इसके बदले? षड्यंत्र रचा और उन्हीं को इस महल से बाहर निकाल दिया। जब कोई आपसे नहीं बात करना चाहता था तो वो जीजा ही थी जिन्होंने आपका साथ दिया था। आपने चित्तौड़ के समस्त राज परिवार के विश्वास को छला है वीर भाई जी। आपके लिए तो हम न्याय प्रक्रिया तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसी समय आपको दंड दिया जाएगा। नहीं रावत जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये जो आपने अभी देखा था वो आपका कोई सपना नहीं था वीर भाई जी। जैसे ही आप चित्तौड़ में प्रवेश करेंगी ना, यही होने वाला है आपके साथ। आपका ये सपना सच हो, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और आप तो जानती हैं ना, हम जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं वीर भाई जी। इसलिए किसी भ्रम में मत रहिए और खा लीजिए इस विषाक्त लड्डू को। चुपचाप खा लीजिए वीर भाई जी, चुपचाप खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए वीर भाई जी। बाबूजीराज, होने के आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चकपाई जैसे महापंडित ने हमारी कुंडली बनाई थी तो गौना तो होना ही था।
परंतु अजब्दे कहाँ है? भाभी जी छोटी माँ को लेने गई, किंतु भविष्य में भी हमारे दादा भाई से ये प्रश्न पूछना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि इन्हें कभी पता ही नहीं होगा भाभी जी कहाँ है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली माँ जीजा ने। अरे आप दोनों को हो क्या गया? और नहीं तो क्या, ये दोनों एक साथ अकेले कभी होते ही नहीं, हमेशा सहस्त्र लोगों से घिरे हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आप सच में हमारी वानर सेना हो। क्यों छोटी माँ, ये असली लड्डू आपने छिपा कर रखा? यदि ये इतना स्वादिष्ट है तो हमें भी इसे खाना चाहिए। पागल हो गई आप इसे खाने जा रही थी? विषाक्त है ये, विष है इसमें। क्या? इस लड्डू में विष मिला है छोटी माँ? और नहीं तो क्या। आप जानती थी कि इस लड्डू में विष मिला है और आप इसी लड्डू को खा रही थी। क्यों छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप से उनका जीवन, उनका सुख नहीं छीन सकते, इसलिए। और इसीलिए आप स्वयं से अपना ही जीवन छीन रही थी। तो और हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है जब तक या तो हम आपके प्राण ले लें या फिर अपने प्राण दे दें। और हम आपके प्राण कैसे ले सकते हैं? आप कुंवर प्रताप के लिए सब कुछ हैं, उनका सुख, उनका चैन, उनका जीवन। हम ये सब उनसे नहीं छीन सकते। इससे अच्छा है कि हम अपने हाथों से अपने प्राण ले लें। नहीं छोटी माँ, आप तो हमारे प्राण लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जब हम यहाँ पर भिंडी बनकर आए थे तो आपने हमारे लिए कितना प्रेम और कितना स्नेह जताया था, कितना ख्याल रखा था आपने हमारा। और यो तो एक माँ की ममता सिर्फ देना जानती है, लेना तो उसे आता ही नहीं। और आप तो मेरी माँ है ना छोटी माँ, माँ है ना? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते कि ये सब करने के लिए आपको विवश कौन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर है जो आपको विवश कर रहा है। छोटी माँ बताइए। नहीं है जब तक हम नहीं बता सकते आपको कुछ भी। छोटी माँ हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए हम पर, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम भरोसा करते हैं आप पर हम उनका नाम नहीं ले सकते जब तक हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है मत बताइए, परंतु क्या अगर आपने हमें नाम नहीं बताया तो क्या वे हमारे प्राण लेने का विचार छोड़ देंगे? वो किसी नए माध्यम से हमारे प्राण लेने का प्रयास अवश्य करेगा। छोटी माँ हमारे नए हत्यारे के मन में शायद आप जैसी करुणा ना हो, आप जैसा प्रेम ना हो हमारे लिए, कुंवर प्रताप के लिए आप जैसी ममता ना हो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम धीर भाई जी की इच्छा करेंगे। रानी माँ ने विवश किया था आपको? उन्होंने विवश किया था हमें ये पाप करने के लिए। हम मानते हैं कि हमसे कुछ पाप हुए हैं, जिन्हें धीरबाई जी भली भांति जानती है और इसी बात का लाभ उठाती है बार बार। किंतु अब नहीं, अब हम और सहन नहीं करेंगे, और सहन नहीं करेंगे अब हम। हमें भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता छोटी माँ। विगत में आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें सच में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब कल की बातें हैं और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, आप नहीं जानती है जब तक धीरबाई जी फिर से प्रयास करेंगे आपको मारने का। और यदि आपको कुछ हो गया तो कुंवर प्रताप का क्या होगा, मेवाड़ का क्या होगा, इस
फिर चित्तौड़ का क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ। आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, अब ना ही चित्तौड़ का अहित होगा और ना ही मेवाड़ का। अब हम आ गए, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ना ही हमें कुछ होगा और ना ही आपको। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम उन पर आंच तक नहीं आने देंगे। रानी माँ ने आज तक जो जो किया है, उन्हें उस सब का फल जरूर मिलेगा। आज तक उन्होंने हम सबको बहुत विवश किया है, अब वे विवश होंगे। आयुष्मान भव। भगवान सदैव आप दोनों को सुखी रखे। अजब आप आइए हमारे साथ। क्या क्या सामान ले जाना है आपको चित्तौड़, हमें बता दीजिए, हम रखवा देते। हम भी चलते हैं आपके साथ, आपकी सहायता करने। हाँ, हम भी चलेंगे। चलिए हम भी आते हैं। लगता है इन लोगों को हमारे बिजौलिया आने की सूचना पहले से ही मिल चुकी है। अब हमें अपना पहला मंसूबा तर्क कर दूसरा मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़ी हिफाजत को भेद कर नहीं पहुंच सकते हम प्रताप तक। तो फिर? तो जाओ पता लगाओ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। फौजीराज, वैसे अभी अभी मन में एक विचार कौंधा है, क्यों ना आप और अजब देव भाई साहब बिजोले के हट मंडी होकर आए, इससे आप दोनों को एक साथ रहने का सुख भी मिल जाएगा। फौजीराज, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अब नवविवाहित को ऐसे ही अपने लिए समय चुराना पड़ता है, अब सभी को ऐसे ही करना पड़ता है। निश्चित रूप से यह विचार सौभाग्यवती का होना चाहिए। अब इससे अंतर क्या पड़ता है बाबूजीराज, ये बताइए विचार कैसा है? वैसे विचार बुरा नहीं है हाट मंडी जाने का। बाबूजीराज, आपको इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। अभी? सरदार, हमारी खबर सही निकली। प्रताप को बाहिफाजत बिजौलिया से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। तो हम भी उनके निकलते ही हमला बोल देंगे। आप सभी हर पल सतर्क रहना और कोई भी ऐसी संशयात्मक चीज दिखे तो हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। ठीक? बहुत अच्छे पत्ता। इन अन्य सैनिकों को भी आप फौजीराज प्रताप और अजब देव के साथ कर दें। उन हत्यारों को हम कोई भी अवसर नहीं देना चाहते। हमें कोई आपत्ति नहीं है रावत जी। अभी तो हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम अपने जीजा और कुंवरसा की सुरक्षा हेतु उन्हें चित्तौड़ भेज रहे हैं। क्या? अर्थात दादा भाई को इस बार भी सैनिकों की पूरी बारात के साथ जाना पड़ेगा चित्तौड़? अजब देव भाभी जी के साथ 2 घड़ी बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा उन्हें। पंडित जी, आपसे एक काम बताया था और वो काम भी नहीं कर पाया, बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप बिना बात हमें सबके सामने झिड़क देते हो। आपके कहते हमने बाबूजीराज से अवसर निकालकर बात की, उन्हें अपने गांव के हाट मेले में घूमने का सुझाव भी दिया और उन्हें हमारा सुझाव पसंद भी आया। तो
तो रावत जी काका से क्यों नहीं बनाया कोई बहाना? बोल देते कि कुंवर प्रताप नहीं जा सकते इतने सैनिकों के साथ अकेले चित्तौड़। उन्हें कोई बहाना बनाकर भेज देते ना अकेले चित्तौड़। कह देते कि कुंवर प्रताप नहीं निकल पाएंगे, आप चले जाइए अकेले। आप ही चले जाइए, चुंडावत सरदार है वे, चुंडावत सरदार। राणा जी तक उनकी बात नहीं टाल सकते, हम कौन से खेत की मूली है? बात करती है। उचित कहा आपने। हमारे पास एक और कमाल की योजना है। हाँ बताइए। पंडित जी, अब इस नई वाली योजना में आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। आप भी जब तक प्रताप का काफिला महल से रवाना नहीं हो जाता, हमें उस पर सख्त नजर रखनी है, क्योंकि जब वो इतने पुख्ता हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं तो क्या पता उनके काफिले से हमें कोई हैरानी करने वाली बात मिल जाए। क्या आप मेवाड़ के राजकुमार बनना चाहते हैं? भाऊजीराज, बस एक दिन के लिए इतनी सी अर्ज मान लीजिए ना, पंडित प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप मेवाड़ की कुंवर रानी बनना चाहती है? हाँ जब्दे, बस केवल एक दिन के लिए। आपको लगता है हम इस योग्य नहीं है ना? नहीं सौभाग्यवती, आप तो हमारी सबसे प्रिय सखी है ना। आपने हमारे हर दुख में हमारा साथ दिया है, तो फिर आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी मित्रता पे प्रश्न चिन्ह तो मत लगाइए। तो बस ठीक है, आज से चित्तौड़ तक पहुंचने के लिए हम होंगी मेवाड़ की कुंवर रानी, ठीक है? बाबूजीराज, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे हम आपसे मेवाड़ का राज सिंहासन मांग रहे हैं। मांग कर तो देखिए चक्रपाणी मिश्र, वो भी आपका हो जाएगा। नहीं बाबूजीराज, मतलब आप तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु ये बात आप बाहर किसी से मत कहिएगा। चक्रपाणी मिश्र, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हमने आपसे कहा, अन्यथा किसी और को तो हम मेवाड़ की धरती का एक कण भी नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन के लिए हम राजकुमार की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक? अवश्य। ये रहे आपके वस्त्र, इन्हें पहनेंगी आप। परंतु सौभाग्यवती, आप ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप और कुंवर प्रताप कम से कम कुछ समय इन सुरक्षा घेरों और सेवक सेविकाओं की भीड़ से अलग अकेले में व्यतीत करें, किसी भी साधारण विवाहित जोड़ी की भांति। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप दोनों किसी साधारण नागरिक की भांति भेष बदल के बाहर निकलें, ताकि ना कोई आपको देख पाए, ना जान पाए और ना ही आप पर ध्यान दे पाए। इसीलिए विचार तो उत्तम आपका पंडित जी, पर अवश्य ये विचार आपको नहीं सूझा है, और ना ही ये विचार सौभाग्यवती का प्रतीत होता है। फिर बताइए ना, किसकी सोच है ये? बोलिए बोलिए। भाऊजीराज, आपकी बहनों को कम समझते हैं? बहुत ही समझदार है वो, ऐसे ऐसे विचारों की खाने वो दोनों। अम्मा गढ़ी हुकुम, रावत जी चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करें। अरे बाप रे, अब मर गए हम तो। आपको पंडित जी बना देंगे, हम कुंवर प्रताप कब बनेंगे? जल्द से जल्द करना पड़ेगा। हमारी बहनें भी इतनी अधिक नटखट हो चुकी हैं, चित्तौड़ पहुंच के कान खींचने ही पड़ेंगे। अजब थे। देखा, नहीं बनी बात। क्यों, क्या हुआ? आपने तो हमें इस बदले हुए भेष के उपरांत भी पहचान लिया। इसका मतलब ये बदला हुआ भेष बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कितना हंसेंगे रावत जी और माँ। हम अभी अपने वस्त्र बदल कर आते हैं। आपने भी तो हमें इस बदले भेष के उपरांत भी पहचान लिया ना। फिर आपको तो हम कभी भी पहचान सकते हैं, भले आप कितने भी भेष बदल ले। हम भी आपको कहीं भी पहचान सकते हैं, किसी भेष में, कभी भी। चलिए चलिए,
नहीं तो हमारे मित्रों और बहनों को दुख होगा। रूपमती को फूलों की माला के लिए कहा था, जाने कहाँ रह गई। आप घबरा क्यों रही हैं? चलिए। अब कभी कभी इतना घबरा क्यों जाती हैं? आप है ना हमारी उत्कंठा को शांत करने के लिए। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। देखो, अजब देखा कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। सारा सामान ठीक से रखवा देना, समझ गई? चलिए। आप दोनों जाइए, जाकर देखिए गौने का सारा सामान रखवा दिया गया है या नहीं। जी। जब हमें ऐसे बदले हुए भेष में इतनी समस्या हो रही है, तो फिर सौभाग्यवती और चक्रपाणी को कितनी समस्या हो रही होगी। आप हमारी बहनों को कम मत समझिए, ऐसे ऐसे विचारों की खान है वे। चलिए। भाई जिलाल की जय, 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 भाई जिलाल की अंबकड़ी, भाई जिलाल की जय, 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 भाई जिलाल की जय। केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, खम्मा घड़ी का उत्तर देना पड़ेगा। खम्मा गनी घड़ी घड़ी खम्मा। चलो चेतक, बस केवल आज बिठा लो इन्हें अपनी पीठ पे, फिर कभी दादा भाई के अतिरिक्त किसी और को बिठाने के लिए नहीं बोलेंगे। मान जाइए चेतक, ये भी उनके ही मित्र हैं। चेतक मान जाइए। हाँ चेतक। चेतक मान जाइए। रावत जी पधार रहे हैं। हाँ। हे भगवान, इस अड़ियल चेतक के कारण पूरी योजना पे पानी फिर जाएगा। चल चेतक। जैसे ही हमारा काफिला चित्तौड़ की सीमा में प्रवेश करेगा, हम तत्काल अपने सैनिकों से कहकर चित्तौड़ की सीमाएं बंद करवा देंगे। और यदि उन हत्यारों ने फिर भी हमारी सेना में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, वो एक लिंग जी की सौगंध हम उनके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। चेतक तो दादा भाई के अतिरिक्त किसी को बैठने ही नहीं देगा अपने पीठ पे, इसलिए ऐसा करते हैं, हम अश्व बदल देते हैं। हाँ वही करते हैं। आप वहां जाकर स्थिति संभालिए, हम दूसरे श्वेत अश्व का प्रबंध कर आपको मार्ग में मिलते हैं, ठीक है? ऐसे दब से नहीं बैठती रानी, सब कुछ चाहते हुए आराम से बैठी, जैसे हमने आपको बताया था। सब देख रहे हैं ना आपको। हे भगवान, प्रतिदिन ये सब कैसे करती हैं जब देख। चांद, हमें ये तो पता है कि दादा भाई और भाभी जी को हमने साधारण वेश में यहाँ से भेज दिया है, पर वो गए कहाँ हैं? बिजोलिया का हाट मेला घूमने। घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं बिठाएगा आपको। अरे ये बात तो हम जानते हैं ना, तो क्या हम थोड़ा सा भी ना घबराए, जरा भी ध्यान ना रखें? देखा, हमने पहले ही कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हमें सब पहचान रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो ये टक्कर खाई हुई स्त्री हमें अवश्य अपने गिरे हुए फल चुनने के लिए कहती। खड़े खड़े क्या देख रही हो? अंधी हो क्या?
कहेगी महारानी हो। चलो जल्दी से उठाओ, सारे फल गिरा दिए मेरे। जल्दी से उठाओ, सारे उठाना। पंडित जी जरा चूड़ियां दिलवा देंगे हमें? बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां मिल रही है यहाँ पर। चूड़ियां क्या, आप कहें तो सारा हाट मेला खरीदते। भूलिए मत कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं, कहीं के राजकुमार नहीं। हाट मेला कैसे खरीदेंगे आप? परंतु हाँ, चूड़ियां अवश्य दिला सकते हैं। आइए। खबर पुख्ता है? हाँ सरदार, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो दोनों पंडित के भेष में गांव के बाजार में गए हैं और उनकी जगह कोई और गया है चित्तौड़ काफिले में। तो फिर फौरन गांव के बाजार में चलकर अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। कहाँ गए सब लोग? अभी तो यहीं थे। वे सब चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए हुकुम। बाबूजी चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए, किंतु आज तक उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया है। हो सकता है रावत जी की कुंवर प्रताप हमारी जीजा को लेकर शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना चाह रहे हैं। संभव है, हमें लगता है वे अभी मार्ग में ही होंगे, अधिक दूर नहीं गए होंगे। हम तत्काल निकलें तो उन तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। चेतक के हिनहिनाने की आवाज। बाबूजी बिना चेतक के गए हैं, ये कैसे संभव है? आइए देखें शीघ्र। हो रहा हमारा शिकार। तुम सब लोग चारों सीमित फैल जाओ। हम सब उस पर इकट्ठा होकर नहीं, अलग अलग जगह से वार करेंगे ताकि कम से कम लोगों को पता चले। जाओ। कैसी लगी ये चूड़ियां? बहुत सुंदर है। तो फिर ले लीजिए पंडित जी। ये भी तो बहुत अच्छी लगेगी पंडिताइन को। मान दीजिए। हम कितनी चूड़ियां ले सकते हैं? इन विगत बिछो के वर्षों में यदि हम आपसे दूर नहीं आपके निकट होते तो इन वर्षों में जितनी चूड़ियां हम आपके लिए ले पाते अब उतनी चूड़ियां ले सकती हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। कुछ व्यापारी अजमेर से आने वाले हैं नया माल लेके, बस आते ही होंगे। वो सदा सर्वदा समय पे आ जाते थे, अब अपेक्षा कीजिए। कितने व्यापारी आने वाले हैं अजमेर से? लगभग 10। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चूड़ियां देखिए ना कितनी अच्छी हैं। इतने वर्षों के बाद अजब को थोड़ा सुख मिला है। अब इन हत्यारों के बारे में बताकर क्यों दुखी करें इन्हें? तो तुम में से 9 तो हमें दिख चुके हैं। बाबूजीराज, कुंवर प्रताप, बाबूजीराज, बाबूजीराज, आप अपने चेतक को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? चक्रपाणी, क्षमा करें, हम क्या करते? चेतक हमें घास ही नहीं डाल रहा था। बाबूजीराज कहाँ है?
बाबूजीराज अजबदेव भाई साहब के साथ हाथ मिला गए बिजोलिया, और इसीलिए हम उनका वेश धारण करके यहाँ बैठे हैं। आइए, वहां और अच्छी चूड़ियां मिल रही, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है ये चूड़ियां खरीदने आए हैं। इनका स्वाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। इनको वैद्य जी की आवश्यकता है। हाँ, हम इन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। ले जाइए। आप चलिए ना, हम अभी आते हैं।